एयर फ्रांस की एयरबस A300V4-203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात 12:30 बजे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब विमान को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरना था। एथेंस में विमान में 58 और मुसाफिर सवार होते हैं और इन्हीं 58 मुसाफिरों में से वो 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे, जबकि बाकी 2 जर्मन के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े थे। रात ठीक 12:30 बजे विमान के टेक ऑफ करते ही अचानक चारों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उसी सीट पर बैठ जाता है। पायलट और सभी मुसाफिर अब उनके कब्जे में थे। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर पेरिस की बजाय विमान को लीबिया के शहर बेंघाजी ले जाते हैं। बेंघाजी में विमान में ईंधन भरा जाता है। इस दौरान अफरता विमान में सवार ब्रिटेन में पैदा हुई एक इजरायली महिला को बीमार होने की वजह से रिहा कर देते हैं। बेंघाजी में करीब 7 घंटे तक रुकने के बाद विमान एक बार फिर से उड़ान भरता है। हाईजैकर्स के इशारे पर इस बार विमान का रुख अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ था। 28 जून 1976 दोपहर 3:15 बजे एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। अब मामला सचमुच खतरनाक हो गया था, क्योंकि युगांडा की जिस सरजमीन पर विमान उतारा गया खुद वहां का तानाशाह ईदी अमीन इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा था। और इससे पहले कि इजरायली कुछ सोच पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एंटबी एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद था किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। एंटबी एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 जवान मौजूद थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट को अपने घेरे में ले रखा था। इसके बाद विमान से एक एक कर सारे मुसाफिरों को नीचे उतारा जाता है और उन्हें एयरपोर्ट की उस ट्रांजिट हॉल में ले जाया जाता है, जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे गुजर चुके थे और विमान के हाईजैक होने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी न सिर्फ ईदी अमीन को थी, बल्कि अपहर्ताओं को इसका खुला समर्थन भी था। कहते हैं कि ईदी अमीन हर रोज खुद एंटबी एयरपोर्ट आता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। 28 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। विमान हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी। हाईजैकर्स का मकसद था इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़वाना। इसके अलावा आतंकवादी कीनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों की भी रिहाई चाहते थे। कुल 53 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग रखी। मांग न माने जाने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को 1 जुलाई 1976 की सुबह से एक एक कर मार डालने की धमकी दी। यानी इजरायली सरकार को मांगे मानने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया। 29 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। युगांडा की सेना एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में कैद मुसाफिरों को 2 ग्रुप में बांट देती है। जितने गैर इजरायली नागरिक थे उन्हें एयरपोर्ट के ही वेटिंग हॉल में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जबकि एयरफोर्स क्रू के 12 मेंबर और कुल 94 इजरायली नागरिकों को एक साथ उसी ट्रांजिट हॉल में कैद रखा जाता है। 30 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। मांगे माने जाने की मोहलत का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा था।
इसी बीच हाईजैकर्स गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। 1 जुलाई 1976 एनबी एयरपोर्ट, युगांडा। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होती उससे ठीक पहले इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स तक पैगाम पहुंचाया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, पर उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए। अपहर्ता इजरायली सरकार की बात मान लेते हैं और मांगे मानने की डेडलाइन 4 जुलाई 1976 की दोपहर तक बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, इसी के कुछ घंटे बाद ही वो 100 और गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर देते हैं। इन सभी बंधकों को भी स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एनडीबी एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में सिर्फ 94 इजरायली नागरिक, फ्रांस के 10 युवा मुसाफिर और एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 116 मुसाफिर बचे थे। इजराइल की सरकार के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि न तो वो अपने नागरिकों और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह मौत के मुंह में धकेल सकती थी और न ही आतंकवादियों की मांगे मान सकती थी, क्योंकि इजरायली सरकार का ये उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। मगर इजराइल से इतनी दूर वो भी अपने दुश्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़ाएं, लगभग नामुमकिन सा काम था ये। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत नजदीक आती जा रही थी। इजरायली सरकार ने इस दौरान अपने मित्र अफ्रीकी देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों से ईदी अमीन पर दबाव डालकर बंधकों को रिहा करवाने की तमाम कोशिशें की, मगर बात बनी नहीं। हालांकि बातचीत के साथ ही इजरायली सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बंधकों को रिहा कराने की तरकीब पर भी काम कर रही थी। 3 जुलाई 1976 बंधकों की रिहाई के रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने आखिरी फैसला लिया। फैसला रेस्क्यू मिशन का। ब्रिगेडियर जनरल डॉन शोमरोन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। प्लान बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था। इजरायली कमांडोज को यह मिशन बिजली की तेजी से पूरा करना था, लिहाजा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस दौरान उधर दूसरी तरफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार अपना काम कर रही थी। रिहा किए गए गैर इजरायली बंधकों से बातचीत के बाद मोसाद एनबी एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारी जुटा चुकी थी जहां बंधकों को रखा गया था। इसके साथ ही हाईजैकर्स और युगांडा सेना की सही तादाद थी वो पता लगा चुकी थी। इसी बीच मोसाद को पता चला कि 1960 और 70 के दशक में इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका के कई देशों में बहुत सी इमारतें बनाई थी। यहां तक कि युगांडा के एनबी एयरपोर्ट का वो टर्मिनल भी इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी के जिस इजरायली इंजीनियर ने वो टर्मिनल बनाया था, उसकी मदद से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्शा तैयार किया।